हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्र का जून 2022 के अंकों को कवर करेंगे। यह मैगजीन आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा, चाहे आप रेलवे के स्टूडेंट हो, एसएससी के स्टूडेंट हो, बीपीएससी दे रहे हो या यूपीएससी दे रहे हो। आज के इस सेशन की शुरुआत हम राष्ट्रीय घटनाक्रम वाले न्यूज से करते हैं। सबसे पहला जो करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन। तो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। मैं आपको बता दूं कि भारत में अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनकी स्मृतियों को संजोने के लिए प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इस संग्रहालय का जो उद्घाटन है वो अंबेडकर जयंती के अवसर पर, यहाँ पर देखिए, अंबेडकर जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल 2022 को किया गया है। इसमें दो ब्लॉक्स हैं। एक तो जो पहला जो ब्लॉक्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला जो ब्लॉक्स है वो है आपको संग्रहालय में जो दो ब्लॉक्स हैं, पहला ब्लॉक है तत्कालीन 3 मूर्ति भवन का जो ब्लॉक था वो एज इट इज है, और दूसरा भवन नवनिर्मित भवन है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से शुरू होकर संविधान के निर्माण आदि के बारे में भी संग्रहालय में बताया गया है। सो द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर, आपको इस करंट अफेयर से क्या याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है उसका उद्घाटन कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 2022 को अंबेडकर जयंती के अवसर पर हुआ था। दूसरी चीज कि प्रधानमंत्री संग्रहालय का बनाने का उद्देश्य क्या है, तो अब तक जितने प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको इस संग्रहालय में मिलेगी। तीसरी चीज जो है, एक चीज जो आपको और ध्यान में रखना है कि इसमें एक चीज और है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम से शुरू होकर संविधान के निर्माण आदि के बारे में भी संग्रहालय में भी बताया गया है। और चौथी चीज इसकी लोकेशन कहाँ है, तो दिल्ली में। इतनी चीजें अगर आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन अगर आपसे यहां पूछा जाता है तो आपसे बन जाएगा। चलिए अगला जो न्यूज है आपके लिए वो है स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का परीक्षण। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ करंट अफेयर है आपका। स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हेलिना का मतलब क्या हुआ। हेलिना का मतलब होता है हेलीकॉप्टर प्लस नाग, राइट, ये इसका मतलब होता है। तो डीआरडीओ के द्वारा डेवलप एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यहां ध्यान रखिएगा, हेलिना क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। क्वेश्चन यहां से फॉर्मुलेट कर सकता है आपको। डेवलप किसके द्वारा किया गया है, तो डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर कहां है, न्यू दिल्ली में है। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका नाम है हेलिना, उसका सफल परीक्षण किया गया। और ये सफल परीक्षण कब किया गया, 10 से 11 अप्रैल को किया गया है, राइट। और ये पोखरण रेंज में किया गया है। हालांकि इससे पहले भी ऊंचाई वाले स्थानों पर इसका जो परीक्षण है किया जा चुका है। तो आपको बस याद रखना है इस टॉपिक से, हेलिना है क्या, तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और हेलिना का मतलब होता है हेलीकॉप्टर प्लस नाग, यानी एलसीएस से इसको छोड़ा गया था, परीक्षण किया गया था लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से। यहां पर देखिएगा, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से इसका परीक्षण किया गया, इसीलिए इसका नाम जो है हेलिना पड़ा है। भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, राइट। कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर बता सकते हैं कि डीआरडीओ के प्रमुख वर्तमान में कौन है, और डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था, यह भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। देखिए अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारी चीज जानकारी जो है उससे जुड़ा हुआ एसोसिएटेड करंट अफेयर्स जितने भी हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। झारखंड में देवघर में त्रिकुट पहाड़ियों में दर्दनाक रोपवे दुर्घटना। हाल ही के दिनों में आपने सुना होगा, न्यूज में काफी चर्चा में था, जिसमें एयरफोर्स के द्वारा रेस्क्यू किया गया था। जो झारखंड में देवघर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां त्रिकुट पहाड़ियां है। तो अब सबसे पहले जो आपके करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या याद रखना है कि एक तो रोपवे दुर्घटना जो हाल ही में हुआ था वो कहां पर हुआ है, तो वो झारखंड में हुआ है, राइट। दूसरी चीज, ये त्रिकुट पहाड़ी कहां पर है, त्रिकुट पहाड़ी है कहां पर, तो यह भी कहां पर है, झारखंड में। तो यही त्रिकुट पहाड़ी में क्या हुआ था, रोपवे दुर्घटना हुआ था। तो झारखंड के देवघर जिले में बाबा बैद्यनाथ मंदिर के निकट है यह त्रिकुट पहाड़ियां, राइट, जहां पर यह दुर्घटना हुआ था। अब आपको इसमें कितने लोग फंसे हुए थे, क्या हुए थे, इसके बारे में जानकारी नहीं चाहिए। आपको जो करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी चाहिए, वह त्रिकुट पहाड़ी कहां पर है, तो झारखंड में है, जहां पर रोपवे दुर्घटना हुआ था।
एनडीआरएफ का फुल फॉर्म आप जान लीजिए। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। एनडीआरएफ की टीम भी इसमें जुड़ा हुआ था और वायुसेना का जो टीम था वह भी जुड़ा हुआ था और वायुसेना की टीम के द्वारा रेस्क्यू किया गया था वहां के लोगों को। अगला है करंट अफेयर्स आपके लिए। दिल्ली में तीनों नगर निगमों का एकीकरण कर दिया गया। ठीक है, दिल्ली में जो नगर निगम था उसको 3 भागों में बांटा हुआ था। दिल्ली नगर निगम को 3 भागों में बांटा हुआ था और 3 जो भाग था वो कौन कौन था? नगर निगम नॉर्थ, उसके बाद ईस्ट और कौन था? दक्षिणी। सो नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ जो नगर निगम था, अब ये तीनों को फिर से मर्ज कर दिया गया है। इसका विभाजन कब किया गया था? देखिए, इसका विभाजन जो है वर्ष 2011 में किया गया था। दिल्ली विधानसभा ने 2011 में विभाजित कर दिया था, इसको नगर निगम को विभाजित किया था। लेकिन फिर से इसके लिए संसद में एक विधेयक पारित किया गया, दिल्ली नगर निगम, और इस विधेयक का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अगर क्वेश्चन लेंदी दे तो क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि हाल ही के दिनों में दिल्ली में तीनों नगर निगमों का एकीकरण इनमें से किस विधेयक के द्वारा किया गया? तो दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 के द्वारा किया गया, जिसको राष्ट्रपति के द्वारा 19 अप्रैल 2022 को अनुमोदन प्राप्त हो गया था। भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो श्री रामनाथ कोविंद हैं। इनके द्वारा दोनों सदनों से पारित होने के बाद इस विधेयक यानी दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को 19 अप्रैल 2022 को प्राप्त हो गया। ठीक है, अनुमोदन प्राप्त हो गया और अनुमोदन प्राप्त होने के बाद जैसा कि आपको मालूम है वह विधेयक क्या हो जाता है? अधिनियमित हो जाता है। सो अब इससे फायदा क्या होगा? पहले क्या होता था कि अलग अलग होने से इन अलग अलग जगहों पर अलग अलग ऑफिसर नॉमिनेट करने पड़ते थे, जिससे काफी पैसे का खर्च हो रहा था और साथ ही जो ह्यूमन रिसोर्सेज था उसका मिस यूटिलाइजेशन हो रहा था। इसीलिए अब उनको एकीकृत इंटीग्रेट कर दिया गया है। राइट, मैक्सिमम सीट जो होगा नगर निगम में वह होगा 250, तो यह भी ध्यान में रखिएगा। सो इस संशोधन को तो जरूर ध्यान में रखिएगा। अब आइए उत्तर प्रदेश से कुछ न्यूज देख लेते हैं। यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार कोटे के चुनाव में 36 में से 33 सीटें जो है भाजपा को प्राप्त हुआ। सो एक चीज तो आपको यह याद रखना है कि हाल ही में जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार कोटे के, जिसमें से 36 में से 33 सीटें भाजपा के खाते। अगर आप यूपीपीसीएस देने वाले हैं या लोअर सबऑर्डिनेट देने वाले हैं तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है कि विधान परिषद का, जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश यूपी में क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। राइट, यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधानसभा और विधान परिषद, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो सीटों की संख्या है उत्तर प्रदेश में वो कितनी है? 100 सदस्यीय है और इन 100 सदस्यों में से स्थानीय प्राधिकार कोटे के जो सीट है वो है 36 और इन 36 में जो चुनाव हुए उसमें 33 सीटें जो है भाजपा की। खास बात इस चुनाव में यह रही कि समाजवादी पार्टी को एक भी सीटें नहीं मिली है। तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है कि समाजवादी पार्टी को एक भी सीटें जो है, इन 36 सीटों में से एक भी सीट समाजवादी पार्टी को नहीं मिला है। राइट, 3 सीट जो है निर्दलीय को मिला है और 33 सीटें भाजपा को मिला है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर सीटों का जो विनिंग रेशियो है वो हुआ है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद के सीटों की संख्या है वो कितनी है? 100 है। अब आइए हम बात करते हैं, ओके बिफोर दैट कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पर जो 100 सदस्य जो विधान परिषद सदस्य हैं उनमें से सीटों का बंटवारा किस प्रकार से किया गया है? 38 जो सदस्य हैं वो विधायक द्वारा चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के जो 100 सीट है विधान परिषद में उसमें 38 जो सीट है विधायक द्वारा चुने जाते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है 67th बीपीएससी में बिहार से जोड़ करके। हम आगे वाले जो करंट अफेयर्स देखेंगे उसमें बिहार के विधान परिषद के बारे में भी हम देखेंगे। 38 सदस्य विधायकों का जो है 38 सदस्य जो है विधायकों द्वारा चुना जाता है, जबकि 36 सदस्य जो है वह स्थानीय प्राधिकार और इसी का इलेक्शन हुआ था जिसमें 33 जो सीट है वह बीजेपी के द्वारा जीत लिया गया। 8 सीट जो है वह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के तहत आता है। तो आप जो देख रहे हैं कि कौन कौन इसमें जो चुनाव होता है विधान परिषद के लिए कौन कौन शामिल होता है? विधायक शामिल होते हैं, स्थानीय प्राधिकार शामिल होते हैं, शिक्षक शामिल होते हैं और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के तहत जो लोग हैं वो क्षेत्र आते हैं। 10 सदस्यों का जो मनोनयन है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा अगर आप यूपीपीसीएस दे रहे हैं तो। कितने सदस्यों का नामांकन माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 10। अब आइए हम बात करते हैं बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार कोटे के 24 सीटों के लिए चुनाव। अभी तक आपने देखा था
तो उत्तर प्रदेश में जो 36 सीटों के स्थानीय प्राधिकार कोटा था उसके लिए, तो 100 सीटों में 36 जो स्थानीय प्राधिकार कोटा है। अब 75, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार में विधान परिषद का जो सीट है तो उसमें 75 सीट है। टोटल कितनी सीट है बिहार विधान परिषद में? 75 सीट है। और यहाँ भी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है, राइट। तो 75 सदस्य बिहार विधान परिषद के में से 24 जो सीटें हैं वो स्थानीय प्राधिकार कोटे के हैं। और इसमें जो चुनाव हुए हाल ही में तो सबसे ज्यादा सीट एनडीए को मिला, जो कि 13 मिला, एनडीए को 13 मिला। अब इस एनडीए को आप डिवाइड कीजिएगा तो जो सबसे ज्यादा जो सीट है वह किसको मिला था? यहाँ पर देखिएगा, भाजपा को 7 सीटें मिला है, भाजपा को 7, जदयू को 5, तो 7, 5, 12। और एक जो सीट है वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को 1 सीट प्राप्त हुआ है, राइट। राष्ट्रीय जनता दल को कितनी सीटें प्राप्त हुआ है? तो राष्ट्रीय जनता दल को 6 सीटें प्राप्त हुआ है। 4 जो सीटें हैं वह निर्दलीय उम्मीदवारों को मिला है। 1 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुआ है, ठीक है, 1 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, टोटल जो सीटों को बंटवारा है वो इस प्रकार है। और आगामी जितने भी बिहार के एग्जाम है उसके लिए यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, खास करके 67th बीपीएससी री एग्जाम वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिएगा, स्थानीय प्राधिकार कोटे की 24 सीटों में 16 जुलाई 2021 से ही रिक्त थी और कोरोना के कारण पंचायत चुनाव में देरी के कारण इन सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया लंबित थी। ओके, अब आइए अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट था बिहार के एग्जाम के लिए, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिहार के कोई भी परीक्षा बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले एग्जाम और बीएसएससी वाले अगर स्टूडेंट है उनके लिए भी यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बिहार में मेयर, डिप्टी, राइट, मेयर, डिप्टी मेयर, मेयर और डिप्टी मेयर, मुख्य परिषद और उप मुख्य परिषद के चुनाव जो है अब जनता के द्वारा डायरेक्ट मतदान से करवाया जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट। अब किसको किसको? मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के चुनाव के लिए अब जनता के द्वारा प्रत्यक्ष डायरेक्ट मतदान के द्वारा किया जाएगा। सो बिहार के शहरी निकायों के लिए होने वाले चुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर तथा मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद, राइट, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का जो चुनाव है अब क्या होगा? जनता के द्वारा सीधे किया जाएगा। और ऐसा करने के लिए बिहार नगरपालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली 2022 के प्रारूप को 18 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडलीय बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी गई है, राइट। तो बिहार नगरपालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली 2022 को याद रखिएगा। अब इससे प्रभाव क्या होगा? इससे प्रभाव होगा राज्य के जो 19 नगर निगम के साथ साथ 263 नगर निकायों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, राइट। अब इसमें एक चीज और है, अगर डायरेक्ट चुनाव होता है तो होगा क्या कि बीच में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई सदस्य त्याग पत्र दे देता है, तो फिर से उसका इलेक्शन करवाया जाएगा और उसका जो टर्म होगा उतने समय, जो बचा हुआ टर्म है उतने समय के लिए होगा। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मई 2022 में, तो इसको देखने की आवश्यकता आपको नहीं है अगर अनटिल अनलेस आप झारखंड से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आई विल रिक्वेस्ट टू पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड इट आउट, ओके। Although it is not much important for your examination, ठीक है, मैं उन सारे न्यूज को कवर करूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर से है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है। पिनाका रॉकेट सिस्टम के उन्नत संस्करण के परीक्षण। पिनाका रॉकेट सिस्टम, यहाँ पर सबसे पहले चीज जो आपको ध्यान रखना है कि पिनाका क्या है, एक रॉकेट सिस्टम है। पिनाका है क्या, ठीक है, नामकरण आपको पहले ध्यान में रखना है। अभी आपने देखा था लास्ट वाली साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज में हेलिना के बारे में, राइट। हेलिना क्या है? एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल है। अब यहाँ पिनाका क्या है? तो पिनाका सर एक रॉकेट सिस्टम है। क्या है? एक रॉकेट सिस्टम है। तो पिनाका का यूज पहले भी हो रहा था भारतीय सेना के द्वारा, लेकिन अब इसका एडवांस वर्जन का परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। एक चीज बार बार जो आपको याद, आपको जब भी परीक्षण होगा तो बार बार जो आपको मिलेगा वो है पोखरण रेंज। पोखरण रेंज, पोखरण रेंज जो है ये कहां पर है? कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट सिस्टम के उन्नत संस्करण अर्थात एनहांस्ड पिनाका MK-1 रॉकेट सिस्टम EPRS और PADM यानी पिनाक एरिया डेनायल म्यूनिशन, पिनाक एरिया डेनायल म्यूनिशन के सफल परीक्षण मार्च अप्रैल 2022 में यहां पर देखिए पोखरण फायरिंग रेंज में किया गया। रक्षा मंत्रालय की 9 अप्रैल 2022 की विज्ञप्ति के अनुसार सेना की उपस्थिति में किया गया। यह
ठीक है। तो एनीवे, तो आपने देख लिया कि इसका सफल परीक्षण हो गया है। इसका एडवांस वर्जन का नाम है एनहांस पिनाक MK1 रॉकेट सिस्टम EPRS और PADM। क्या है? EPRS एंड PADM। तो पिनाक क्या है? एक रॉकेट सिस्टम है, ओके, एंड विच हैज बीन डेवलप्ड बाय DRDO। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। बस इतनी चीजें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप याद रखते हैं तो आपका प्रश्न बन जाएगा, ओके। पूरा इतिहास पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। स्मार्ट बनिए। देखिए, मेहनत करने से कोई उतना फायदा नहीं होता है। अगर आप स्मार्टली चीजों को याद करते हैं तो एग्जाम में क्वालिफाइंग होता है। पीटी जो होता है एक क्वालिफाइंग होता है। आपको सिलेक्शन लेना है तो आप अपना फोकस जो है पूरी तरीके से मेंस पर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में विभिन्न न्यायालयों में 4.70 करोड़ से अधिक मामले लंबित। तो अगर आपका कोई मेंस का टॉपिक है तो वहां पर इस चीजों को आप इंसर्ट कर सकते हैं। मेरे अनुसार पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन कोई लाभदायक नहीं है। हाँ, अगर आप मेंस देने वाले हैं तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि पूरे देश में अभी कितने हैं, 4.70 करोड़ जो केस है वो लंबित है, और सबसे ज्यादा जो मामला है वह 3.08 करोड़ क्रिमिनल मामले हैं। कितने हैं? 3.08 करोड़ जो है क्रिमिनल मामले हैं, और इसमें से भी सबसे ज्यादा जो केसेस है वो जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में पेंडिंग है। ठीक है, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में पेंडिंग है। ये सारे जो कंटेंट है ना आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूज देखिए, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट, स्वदेश निर्मित यात्री विमान। स्वदेश निर्मित यात्री विमान, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। यह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डॉर्नियर 228, याद रखिएगा इसका नाम, डॉर्नियर 228, यह भारत के द्वारा निर्मित पहला विमान वाहक पोत है जिसमें सिविल वाले बंदे क्या कर रहे हैं, जो इसमें ट्रैवल करेंगे, राइट। हालांकि सेना के द्वारा यह जो विमान है पहले से ही यूज किया जा रहा है। सेना के द्वारा डॉर्नियर को पहले से यूज किया जा रहा है, लेकिन HAL ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के पहल को एक बड़ा प्रोत्साहन 12 अप्रैल 2022 को उस समय मिला जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL का पूरा जो फॉर्म है वो क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित डॉर्नियर 228 विमानों ने देश में व्यावसायिक उड़ान की शुरुआत की है। तो टोटल जो सीटों की संख्या है इसमें 17 सीट है, और यह यात्री विमान है। ध्यान रखिएगा, यह क्या है, यात्री विमान है, और इसकी जो परिचालन है वो कहां से कहां किया जा रहा है, असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट तक किया गया। ठीक है, तो इसका जो भविष्य में जो इसका जोड़ने का है, इसका दूसरा चरण है, यहां देखिएगा डिब्रूगढ़ से तैनात किए जाएंगे और तेजू, पासीघाट और जीरो को जोड़ेंगे, और दूसरा चरण में यह मैचुका, तूतिंग और विजयनगर को जोड़ेगा। ये सारे लोकेशन जो है अरुणाचल प्रदेश के हैं। सो असम से अरुणाचल प्रदेश के लिए यह फ्लाइट डॉर्नियर 228 जो कि 17 पैसेंजर इसमें बैठ सकते हैं। तो आपको याद रखना है, एक तो डॉर्नियर 228, नाम याद रखिए, डॉर्नियर 228। तो फर्स्ट आपको यात्री विमान जो कि स्वदेश के द्वारा विकसित किया गया है उसका नाम क्या है, डॉर्नियर 228। किसके द्वारा विकसित किया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। टोटल पैसेंजर कैपेसिटी कितना है, 17, एंड दिस वाज ऑपरेटेड फ्रॉम असम के डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़ से, असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल के पासीघाट। इतनी चीजें आपको याद रखना है। आइए बात कर लेते हैं स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी जिसका नाम है बाघसीर का जलावतरण किया गया। यानी अब इसका जो है जलावतरण, ये है बाघसीर, आप पिक्चर यहां पर देख सकते हैं, और ये स्कॉर्पियन श्रेणी की यह छठी और अंतिम पनडुब्बी है। अब आपको पूरा इतिहास इसके बारे में जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए आपको? सबसे पहले तो स्कॉर्पियन श्रेणी, यहां पर देखिए, मैं आपको बता दूं इस टॉपिक का पढ़ने के बाद आपको अगर क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। स्कॉर्पियन श्रेणी के बारे में कैसे आपको याद रखना है? सबसे पहले तो स्कॉर्पियन श्रेणी जो है और प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बी का निर्माण किया जाना है, और इसमें हेल्प स्कॉर्पियन सीरीज जो है वो किसकी मदद से बनाया जा रहा है, भारत में बनाया जा रहा है। कहां पर बनाया जा रहा है, मुंबई में एक मजगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, राइट, मजगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, वहां पर यह बनाया जा रहा है फ्रांस की मदद से। तो याद रखना आपको, स्कॉर्पियन श्रेणी जो है पनडुब्बी वो फ्रांस की मदद से बनाया जा रहा है, प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्माणाधीन है। और छठा और अंतिम जो पनडुब्बी जलावतरण किया गया उसका नाम क्या रखा गया है, बाघसीर।
ठीक है, क्या नाम रखा गया, बाघसीर। तो अब आपके मन में जो प्रश्न उठ रहा होगा कि सर इससे पहले के जो 5 हैं उसका नाम क्या है। तो उसके पहले के जो 5 हैं उनका नाम यहां पर देखिए। पहला पनडुब्बी INS कलवरी, और इसका उद्घाटन जो है 2015 में किया गया था। एक चीज बिफोर दिस आपको बता दें कि इसका निर्माण यहां पर देखिए फ्रांसीसी नौसैनिक कंपनी CDNS, याद रखिएगा, कंपनी भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। हाल ही के दिनों में जो 67th BPSC का एग्जाम हुआ था उसमें राफेल बनाने वाले कंपनी का नाम पूछा गया था। तो कंपनी का नाम क्या था, डसल्ट रफाल। उसी तरह से स्कॉर्पियन सीरीज का जो निर्माण है फ्रांसीसी नौसैनिक कंपनी DCNS के द्वारा बनाया जा रहा है। तो यह जो पहली पनडुब्बी है उसका नाम है INS कलवरी और इसका जलावतरण 2015 में हुआ था। वहीं पर INS खंडेरी है दूसरा, उस पनडुब्बी कौन है, INS खंडेरी। पहला जो है वह कौन हुआ, कलवरी। दूसरा कौन हो गया, दूसरा हो गया खंडेरी। तीसरा कौन हो गया, तीसरा हो गया करंज। तीसरा है करंज, यहां पर देखिएगा खंडेरी, राइट, कलवरी, खंडेरी, करंज, बेला और बागीर। देखिए पांचवा और छठा में थोड़ा सा सिमिलरिटीज है, बागीर है पांचवा और बागसीर है छठा। तो याद रखना है INS, एक बार फिर से पढ़ देता हूं, INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS बेला, INS बागीर और INS बागसीर। बागसीर का जो नामकरण है वह हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन में पाए जाने वाले एक खतरनाक शिकारी मछली के नाम पर किया गया है। तो इतनी चीजें आपको स्कॉर्पियन सीरीज की पनडुब्बी से याद रखना है। यह जो डील है 2005 में किया गया था। अब आइए बात कर लेते हैं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 4 वर्ष तक और जारी रखने के केंद्रीय मंत्रिमंडल को मंजूरी मिल गई है। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 4 वर्ष तक और जारी रखने का केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इसका पर्पस क्या है, पंचायती राज संस्थाओं के शासन संबंधी जो क्षमता है उसको विकसित करने तथा उपलब्ध संसाधनों को अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर समावेशित स्थानीय स्वशासन के माध्यम से SDG के जो लक्ष्य हैं उसको हासिल करने के लिए बेसिकली राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान चलाया गया था। यह जो अभियान है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, दिस वाज लॉन्च्ड इन 2018-19। कब शुरू किया गया था, 2018-19 से शुरू किया गया था राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। इसकी अवधि 1 अप्रैल 2022 से 4 वर्षों के लिए बढ़ाकर 2026 तक यानी 31 मार्च 2026 तक के लिए सरकार ने बढ़ा दिया है। तो इतनी चीजें आपको राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से याद रखना है। अब आइए बात कर लेते हैं अपराधियों की पहचान हेतु 102 वर्ष पुराने कानून के स्थान पर नया आपराधिक कानून अधिनियम 2022 लागू किया गया है। अब यहां पर एक देखिएगा, एक लॉ था जिसको नाम दिया गया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 को अब रिप्लेस कर दिया गया है किससे, द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 से। इसमें कुछ विशेष अधिनियम दे दिए गए हैं। पहले क्या होता था, जो आपराधिक होता था उसको जांच के लिए कम इसके पास पावर थे, यानी पहले फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट ही एकत्र करने का अधिकार पुलिस को प्राप्त था। अब इससे कहीं ज्यादा इसको दे दिया गया है। इसमें आप अंगुलियां, पैरों, हथेलियों के निशान, रेटिना, बहुत सारी चीजें इसमें प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 के स्थान पर अब क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 को लागू कर दिया गया है। अब जो आपको नेशनल है वो हम पेज नंबर कितने पर दिया हुआ है, 19 पर दिया हुआ है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, यहां पर देखिए, सो हमने ये चीजों को कवर कर लिया। अब इसमें एक न्यूज जो आपके लिए है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, वो है मेघालय के जीवित जड़ सेतु यूनेस्को के विश्व विरासत सूची हेतु प्रस्तावित। इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए। एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो है लिविंग रूट ब्रिज। लिविंग रूट ब्रिज, तो लिविंग रूट ब्रिज जो है वह कहां कहां फेमस है। लिविंग रूट ब्रिज मेघालय के अलावा नागालैंड में भी फेमस है, लेकिन लिविंग रूट ऑफ मेघालय को मेघालय के जीवित जड़ सेतु जो है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में प्रस्तावित कर दिया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, कॉर्नेट सी संगमा, और इन्हीं के अनुरोध पर प्रदेश के जीवित जड़ जो ब्रिज हैं को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने हेतु इसको प्रस्तावित किया है। ध्यान रखिएगा,
शामिल अभी नहीं हुआ है, प्रस्तावित किया गया है। और अब आपको जो जानना चाहिए, लिविंग रूट ब्रिज के बारे में जानना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू अगर आप देने वाले हैं तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के दक्षिण भाग स्थित स्थानीय जनजातियों के लोगों के द्वारा जीवित वृक्षों की जड़ों व शाखाओं से बनाए गए ये पुल है। जीवित वृक्षों की जड़ों व शाखाओं को अनुवर्धित यानी मॉडिफाई कर इन्हें किसी जलधारा के आर पार एक सुदृढ़ पुल में परिवर्तित कर दिया जाता है और समय के साथ ये और भी मजबूत होते जाते हैं। ये पुल मेघालय के चेरापूंजी, नूनग्रेट, लात्सू आदि स्थानों पर देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि वैसे जो जड़ होते हैं, जो पेड़ के जो जड़ होते हैं, खासकर बनियान ट्रीज एंड ऑल, इनको इस तरीके से एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज की ओर एक क्या बनाया जाता है, यह ब्रिज का आकार ले लेता है और 50 से 60 लोग इस पर आराम से चल सकते हैं। खास करके इन ब्रिजों को बनाने में खासी और जयंतिया, खासी गारो जयंतिया, जो खासी और जयंतिया जो समुदाय के लोग हैं, जनजाति के जो लोग हैं, इनका काफी योगदान है। सो आपको ध्यान रखना है कि मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट किया गया है, यानी नामित किया गया, प्रस्तावित किया गया है, नॉट नॉमिनेट, प्रस्तावित किया गया है। राइट, सो इस प्रकार से आपका जो नेशनल न्यूज था वो खत्म होता है। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल न्यूज के, यानी अंतरराष्ट्रीय न्यूज को देख लेते हैं एक बार। सो आई होप आपको यह जो सारी चीजें हैं वो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, सो दैट उनको भी इनसे फायदा मिले। और अगर अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के करंट अफेयर्स को। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे पहला जो न्यूज है हमारे पास वो है पाकिस्तान से। तो हाल ही के दिनों में, जैसा कि आपको मालूम है, आपने पढ़ा भी होगा पेपर में, कि पाकिस्तान में इमरान सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया और उसके बाद वहां के जो प्रधानमंत्री बने हैं वह बने हैं शहबाज शरीफ। इमरान खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री हुए जिनके अगेंस्ट में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री हुए इमरान खान जिनके विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। राइट, सो नेशनल असेंबली में, तो पाकिस्तान का नेशनल असेंबली है, वहां पर अविश्वास पारित होने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, यहां पर देखिए एक पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता हैं शहबाज शरीफ, और उनको नए प्रधानमंत्री बना दिया गया। कब बनाया गया? 11 अप्रैल 2022 से पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ। राइट, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? शहबाज शरीफ। और ये नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। यह है शहबाज शरीफ, और ये शहबाज शरीफ जो है नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। शहबाज शरीफ को नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाते उनके सीनेट और चेयरमैन सादिक। एक चीज जो आपको यहां पर ध्यान रखना है, हाँ यहां पर देखिए, यहां पर जो टोटल नेशनल असेंबली के सदस्य हैं वो कितने हैं? 372 सदस्य हैं। अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि नेशनल असेंबली में सीटों की संख्या कितना है, तो 372 में 174 मत से यह पारित हुआ विधेयक। ये जो आपका अविश्वास प्रस्ताव था, और पाकिस्तान के इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था। यह पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। पाकिस्तान के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया हुआ तो वह है इमरान खान। टोटल सीटों की संख्या नेशनल असेंबली में कितनी है? तो 372। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब आइए बात कर लेते हैं आर्थिक व राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। जैसा कि आपको मालूम है, जिसको जस्ट में कवर करेंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि श्रीलंका जिसके राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे। तो याद रखिए, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोटबाया राजपक्षे। श्रीलंका में अभी क्या चल रहा है? आर्थिक और राजनीतिक संकट से श्रीलंका जूझ रहा है, और इसी के परिप्रेक्ष्य में वहां के जो मंत्रिमंडल है, संपूर्ण मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया है। 17 नए मंत्रियों के साथ राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे द्वारा व्यवस्था को परिवर्तन किया गया है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द श्रीलंका। जो न्यूज है उसके जो जिस्ट है वो यही है कि श्रीलंका जो आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, वहां जो कैबिनेट है, पूरा कैबिनेट त्यागपत्र दे दिया, और उसके स्थान पर 17 नए मंत्रियों को राष्ट्रपति गोटाबाया, तो एक नाम याद रखना है, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, इनका नाम याद रखना आपको। अब अगला ये है राष्ट्रपति जो है गोटाबाया राजपक्षे, श्रीलंका के राष्ट्रपति।
अब अगला जो न्यूज है हमें देखना है वो है 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता कहां पर हुआ। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच फोर्थ क्या है चौथी, यहां पर देखिए चौथी 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता कहां पर संपन्न हुआ, तो वाशिंगटन डीसी में संपन्न हुआ। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे क्या ऐसा फॉर्मुलेट कर सकता है कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता यानी चौथी मंत्रिस्तरीय वार्ता कहां संपन्न हुआ, नई दिल्ली, वाशिंगटन, कहीं और दो लोकेशन दे देगा, तो आपका आंसर होगा वाशिंगटन। यहां पर कुछ नाम आपको जो याद रखना है वो ये, तीसरी जो हुआ था वह नई दिल्ली में हुआ था, तीसरा जो हुआ था इससे पूर्व दोनों देशों के बीच ऐसी पिछली वार्ता कहां पर हुआ था, दिल्ली में 2020 में। आपको कुछ नाम याद रखना है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो इसमें शामिल हुए थे, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एंड दीज आर द टू फिगर फ्रॉम अमेरिका, दीज आर द टू फिगर फ्रॉम इंडिया, राइट। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस लॉयड ऑस्टिन और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंटनी बिलिंकन, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम 2+2 वार्ता। अब आइए बात कर लेते हैं भारत अमेरिकी आभासी शिखर वार्ता। सो दिस न्यूज इज ऑल्सो रिलेटेड विद दिस। सो आपको ध्यान रखना है, बस प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन दोनों के बीच वर्चुअली रूप से, आभासी मतलब होता है वर्चुअली यानी इंटरनेट के माध्यम से दोनों के बीच आभासी शिखर वार्ता संपन्न हुआ। अब हम बात करते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा की भारत यात्रा। नेपाल के प्रधानमंत्री ये हैं शेर बहादुर देउवा और इनकी पहली आधिकारिक रूप से भारत यात्रा हुआ है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा 1 से 3 अप्रैल, याद रखिएगा डेट याद रखिए, 1 से 3 अप्रैल 2022 को भारत की यात्रा, जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार जब ये संभाले थे 2021 में, तब से यह पहला उनका द्विपक्षीय विदेश यात्रा था, राइट। अब इसके बाद एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो इनका आधिकारिक यात्रा था वह क्या था, इससे पहले भी दिल्ली में आए थे, लेकिन जब ये जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किए थे तब इनकी पहली आधिकारिक यात्रा थी। तो इनका जो भारत का जो आधिकारिक यात्रा अभी हाल ही में हुआ है वह 1 से 3 अप्रैल के बीच में हुआ है। यहां पर दो नाम आपको ध्यान में रखना है, विदेश मंत्री भारत के कौन है, एस जयशंकर, एंड राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के कौन है, अजीत डोभाल। यहां पर देखिए जो न्यूज है भारत और नेपाल वाला वो ये कि भारत के ही सहयोग से स्थापित 90 किलोमीटर का लंबे सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन का जो है उद्घाटन किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया और ये किसकी मदद से बनाया जा रहा है, तो भारत की मदद से बनाया है। सो याद रखना, सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन भारत की मदद से नेपाल में बनाया जा रहा है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा नेपाल प्रधानमंत्री ने की थी और उसके फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला नेपाल 105वां देश बना है। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क पर शामिल करने वाला नेपाल जो है 105वां सदस्य बना है, 105th। नेपाल के कुर्धा, यहाँ पर देखिएगा जो रेल लिंक है उसको रिज्यूम किया गया है नेपाल के कुर्धा और बिहार के जयनगर के बीच, जयनगर। बीपीएससी देने वाले इसको ध्यान में रखिएगा। जो री एग्जाम होगा आपको वो कब होने वाला है, बीपीएससी री एग्जाम आपको इट विल टेक ऑलमोस्ट 2 मंथ मोर, ठीक है। तो बेफजह चिंता मत कीजिए, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। बेवजह चिंता करने से कोई फायदा होने वाला भी नहीं है। और डेली मैं देखता हूं कि कोई ना कोई जो है बीच बीच में ऐसा अपडेट कर देता है, खुशखबरी है, ये है वो है, वो सब चीजों पर ध्यान बंद कीजिए। द बेस्ट वे टू नो द थिंग इज दैट ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आपको ध्यान में रखना है तो यू जस्ट कीप ऑन फॉलोइंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बीपीएससी। एक चीज और ध्यान में रखना है कि हाल ही में भारत के जो रुपे कार्ड था वो उसकी शुरुआत नेपाल में की गई थी। इसका रुपे कार्ड का भारत जब देउवा साहब आए तो वो वाराणसी भी गए और वाराणसी में लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर उनकी जो अगवानी थी वो मुख्यमंत्री योगी ने किया था। यहाँ पर देखिए ये फिगर आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा वाराणसी में श्री देउवा का स्वागत, ठीक है। और यहाँ आने के बाद वो काल भैरव मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और वह फिर स्वदेश वापस चले गए। अब जो याद रखना है, प्रधानमंत्री देउवा के बाद आपको याद रखना है ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत यात्रा। इसके बीच में भी हम देखेंगे
लेकिन बिफोर दैट ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत यात्रा वो कब हुआ था? 21 से 22 अप्रैल 2022 को भारत यात्रा की है। अब इस भारत यात्रा से आपको क्या ध्यान में रखना है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? पहले तो बोरिस जॉनसन है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। यहाँ पर देखिए बोरिस जॉनसन साहब साबरमती में कितने मजे से चरखा काट रहे हैं, है ना, सूत काट रहे हैं। बेसिकली चरखा से क्या कर रहे हैं? सूत। चरखा नहीं काट रहे हैं, चरखा से सूत काट रहे हैं। सो साबरमती आश्रम, तो सबसे पहला जो विजिट किए ये भारत में, तो सबसे पहले कहाँ उतरे? ये गुजरात में उतरे। यहाँ पर देखिए गुजरात से अपनी जर्नी भारत की यात्रा का शुरुआत किया इन्होंने, और गुजरात जाने वाला वह पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बन चुके हैं यह, राइट। सो भारत में यह उनकी पहली प्रधानमंत्री के रूप में यात्रा थी। 21 अप्रैल को अहमदाबाद के सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर उनकी अगवानी गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी के द्वारा और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? श्री भूपेंद्र पटेल, और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। इन दोनों के द्वारा बोरिस जॉनसन का स्वागत किया गया, और उसके बाद आश्रम पहुंचे, साबरमती आश्रम, और वहां पर गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद वो दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद राजघाट, यहाँ पर देखिए राजघाट याद रखना है आपको, महात्मा गांधी का समाधि स्थल है दिल्ली में राजघाट, वहां पर इन्होंने श्रद्धांजलि दी और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात किया। तो इतनी चीजें आपको ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो यहाँ से, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड की यात्रा। अभी हाल ही के दिनों में 1 से 7 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति के द्वारा 2 देश, कौन कौन सा? तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड की यात्रा की गई। तो भारत के किसी राष्ट्रपति की स्वतंत्र तुर्कमेनिस्तान की यह पहली यात्रा थी। स्वतंत्र तुर्कमेनिस्तान का यह पहला यात्रा था किसी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। वहां के नए राष्ट्रपति हैं, अर्थात तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति का नाम है सरदार गुरब गुलियेविच। क्या है? सरदार गुरब गुलियेविच। और उनके पदभार संभालने के बाद इन्होंने वहां पर यात्रा की है, और इसके बाद भारत जो है तुर्कमेनिस्तान के बाद नीदरलैंड की भी यात्रा की है। प्रथम महिला जो भारत के हैं वह कौन है? सविता कोविंद, और यह भी इनके साथ गए हुए थे। इनके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन और लोकसभा सांसद दिलीप घोष भी इनकी यात्रा के साथ में गए थे, राइट। और इस न्यूज से आप क्या देख सकते हैं? ओके, नीदरलैंड में एक चीज और जो आप देख सकते हैं कि जब तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड की यात्रा राष्ट्रपति ने किया था तो वहां पर एक टूलिप गार्डन है नीदरलैंड में, और उस टूलिप गार्डन में एक फूल का नामकरण जो है वो मैत्री किया था। क्या दिया था? नामकरण इसका किया, और इसका नामकरण किया मैत्री। टूलिप फूल है उसका नाम दिया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहली पूर्णतः निजी यात्रा। तो पहली पूर्णतः निजी यात्रा अप्रैल जो 2022 में उस समय हुई जब 4 यात्रियों की पूर्णतः निजी अभियान जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर 15 दिन तक प्रवास करने किया। अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित एरोस्पेस फर्म एक्सियोम स्पेस, यहाँ याद रखिएगा एक्सियोम स्पेस के एक्सियोम मिशन के तहत यह पूरा किया गया। तो एक्सियोम स्पेस मिशन जो कि प्राइवेट मिशन है और जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहली पूर्णतः निजी यात्रा संपन्न किया गया। सो एक्सियोम 1 मिशन के तहत यह किया गया, तो ध्यान रखिएगा अमेरिका का है यह। 7वां रायसीना संवाद नई दिल्ली में संपन्न। तो बार बार आप सुनते होंगे रायसीना संवाद, तो पहले तो एक चीज ध्यान रखिए कि 7वां रायसीना संवाद था, और यह क्या है? महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचार के लिए भारत के द्वारा आयोजित किए जाने वाले वार्षिक सम्मेलन है यह। क्या है यह? महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचार के लिए भारत के द्वारा आयोजित किए जाने वाले वैश्विक सम्मेलन रायसीना संवाद, जिसका 7वां आयोजन जो है नई दिल्ली में संपन्न हुआ। एक चीज तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह जो सम्मेलन है यह किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो विदेश मंत्रालय के साथ साथ इसमें शामिल होता है ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। इसके द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा भी यह ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहां पर शॉर्ट में यहां पर देखिएगा, रायसीना जो संवाद है वह जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत की पहल पर आयोजित किए जाने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है। क्या है? एक वार्षिक एनुअल सम्मेलन है जिसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसका पहला आयोजन 2016 में किया गया था। यह एक ऐसा बहुउद्देशीय सम्मेलन है जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के नीति निर्माता, निर्णयकर्ता और उच्च अधिकारी, राजनेता, पत्रकार एवं उद्योग व्यापार जगत के प्रतिनिधि एक मंच पर अपने विचार रखते हैं। पिछले वर्ष 2021 में कोविड महामारी के कारण 6ठे रायसीना संवाद का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया गया था।
इसके अलावा जो एक नाम आपको याद रखना है कि नई दिल्ली में यहाँ पर देखिए 7वें रायसीना संवाद का उद्घाटन सत्र में संबोधित करती हुई यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन्डेर, ठीक है। सो आपको याद रखना है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उर्सुला वॉन्डेर, ये है उर्सुला वॉन्डेर, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए तो हमने देखा था कि बोरिस जॉनसन जी आए, देवबा जी आए, तो इसके बीच में बोरिस जॉनसन से पहले यहाँ पर देखिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ भी भारत की यात्रा पर थे। सो प्रविंद जगन्नाथ जो कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री है, उनका भारत यात्रा था 17 से 24 अप्रैल 2022 को, राइट, 17 से 24 अप्रैल 2022। तो ध्यान रखना है, पहले देवबा साहब आए, फिर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ जी आए, और फिर कौन आए, फ्रांस के जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, राइट। यहां पर देखिए मैंने आपको बताया था कि बोरिस जॉनसन जी की यात्रा, यहां देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा 21 से 22 अप्रैल को। तो दिस वाज ऑल 3 जो विजिट था अपने भारत में, जिनका नाम आपको याद रखना है, देवबा साहब जो कि नेपाल के पीएम हैं, बोरिस जॉनसन जो ब्रिटिश के पीएम हैं, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ, राइट। इनकी डेट आप जरूर याद रखिएगा, ये तो डेट में कंफ्यूज हो सकते हैं। यहां पर देखिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ जी की दोनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत। अब यहाँ एक चीज और याद रखना है कि इनकी यात्रा के समय में ही गुजरात में जामनगर में एक WHO के द्वारा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखे जाने से जुड़े कार्यक्रम में इन्होंने भाग लिया था। सो WHO ने अपना एक ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का आधारशिला कहाँ रखा है, तो आपको याद रखना है गुजरात के जामनगर में। अगला न्यूज है हमारा फ्रांस से। तो फ्रांस से क्या न्यूज है यह देख लीजिए। 5 वर्ष के लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के फिर से राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। तो वर्तमान में जो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन, और उनको फिर से 5 वर्ष के लिए चुन लिया गया है फ्रांस के नए राष्ट्रपति के रूप में, राइट। अब जो अगला जो न्यूज है आपको ध्यान में रखना है वो क्या है, वो ये है कि भ्रष्टाचार के एक मामले में म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सांग सू को 5 वर्ष के लिए कारावास की सजा दे दी गई है। सो म्यांमार की एक अदालत ने देश के पूर्व स्टेट काउंसलर नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD की नेता आंग सांग सू, यहाँ देखिए ये नोबेल पीस प्राइज से अवार्डी हैं और इनको 5 वर्ष की सजा सुनाई गई है। इन पर आरोप लगा है कि इन्होंने राजनीतिक सहयोगी से $6 लाख और 7 सोने की छड़े रिश्वत में लेने के मामले में इनको 5 वर्ष की सजा सुनाई गई है, राइट। जैसा कि आपको मालूम है कि म्यांमार में चुनी हुई सरकार को सेना ने अपदस्थ कर दिया था और उसके बाद वहां पर सेना की सत्ता काबिज है। लिथुआनिया में भारतीय मिशन की स्थापना का निर्णय लिया गया। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हाल ही में इनमें से किस देश में भारतीय मिशन की स्थापना का निर्णय लिया गया है, तो लिथुआनिया में लिया गया है। बाल्टिक कंट्री है लिथुआनिया, वहां पर 2022 में भारतीय मिशन की स्थापना का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की 27 अप्रैल 2022 की बैठक में किया गया है। हालांकि लिथुआनिया के साथ भारत ने राजनयिक संबंध जो है फरवरी 2022 में ही स्थापित किया गया था, और उसके बाद आप देखेंगे कि 2008 में इसके भारत ने अपना दूतावास ओपन किया था। ओके, अब इससे क्या होगा कि लिथुआनिया में अगर भारतीय मिशन स्थापित किया जाता है तो उससे लिथुआनिया में पहुंच जो है भारतीय कंपनियों के लिए आसान हो जाएगा और वहां के समुदाय को जो है सहायता भी मिलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम योर नेशनल एवं इंटरनेशनल, राइट। नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज जो है आपका समाप्त हो गया। आर्थिक वाणिज्य प्रदेश से एक न्यूज जो हमको देखना है वो ये देखना है, क्योंकि देखिए इसको अगर हम इकोनॉमिक वाले सेक्शन को कवर करेंगे तो बहुत सारे जो लोग हैं वो छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाला जो न्यूज है इकोनॉमिक परिदृश्य से वो देख लीजिए। अगर किन्हीं को लगता है कि आई शुड कंप्लीट द इकोनॉमिक्स पोर्शन, जो पीडी का इकोनॉमिक पोर्शन है उसको भी कंप्लीट करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा, मैं इसको अलग से कवर कर दूंगा। लेकिन ये जो न्यूज़ है उसको मुझे करना है क्योंकि ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में है और जिनको नहीं है सभी के लिए। सो 2022-23 की जो पहली मौद्रिक नीति है उसमें रेपो रेट और बैंक रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
अब यहाँ पर सबसे पहला चीज ध्यान रखना है कि मौद्रिक नीति तय कौन करता है? क्या भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? नहीं, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा मौद्रिक नीति जो है वह तय किया जाता है और ये द्विमासिक है, साल में 6 बार यह तय किया जाता है। राइट, 6 साल में 6 बार यह तय किया जाता है। तो पहला जो है 8 अप्रैल 2022 को यह तय किया गया। यहाँ पर देखिए कुल लिस्ट है। एमपीसी की बैठक जो है कब कब होगा? पहली बैठक 6 से 8 अप्रैल, दूसरी बैठक 6 से 8 जून। ये डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। राइट, ये प्रस्तावित है, ये जो डेट है वो प्रस्तावित है। यहाँ पर देखिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के मौद्रिक नीति की 6 बार द्विमासिक समीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा के द्वारा की जानी है और इसी पहली समीक्षा बैठक जो है 6 से 8 अप्रैल को की गई। उसके अनुसार जो रेट है वो ये देख लीजिए। अभी वर्तमान में जो रेपो रेट है वो क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के लिए भी। रेपो रेट जो है वह 4% है। रिवर्स रेपो रेट क्या है? 3.35%। बैंक रेट क्या है? 4.25%। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है 4.25। सो बैंक रेट एंड MSF जो है वर्तमान में बराबर है। राइट, CRR कैश रिजर्व रेशियो जो है वह 4%। सो रेपो रेट एंड CRR वर्तमान में बराबर है। दो चीज याद रखिएगा, CRR और रेपो रेट जो है 4% एंड बैंक रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वो 4%। रिवर्स रेपो रेट 3.35% एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR जो है वर्तमान में कितना है? 18%। सो ये रेट जो है आपको याद रखना है। अब आइए हम नवीनतम सामान्य ज्ञान वाले सेक्शन को कवर कर लेते हैं। नवीनतम सामान्य ज्ञान यानी कुछ लेटेस्ट जो चेंजेस हुए हैं वो इसमें आपको मिल जाएगा। सबसे पहला जो हमें ध्यान रखना है, MPC का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है। क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है। होता क्या है यह मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का निर्धारित करने वाली समिति है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ही 6 सदस्यीय इस समिति का अध्यक्ष होते हैं। यानी RBI मॉनेटरी पॉलिसी के जो चेयरमैन होते हैं वो RBI के गवर्नर होते हैं और इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है? 6 होता है। गवर्नर के अतिरिक्त रिजर्व बैंक के 2 अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी इस समिति के सदस्य होते हैं, जबकि 3 सदस्य सरकार के द्वारा मनोनयन होता है। यानी 3 जो हो गए, क्योंकि RBI के गवर्नर भी इसमें शामिल हैं। सो RBI के गवर्नर को मिला के 3 सदस्य RBI से और 3 सदस्य सरकार के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए वर्ष में इनकी सामान्यतः 6 बैठकें 2-2 महीना के अंतराल पर की जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। नाउ कमिंग टू द अपॉइंटमेंट्स यानी नियुक्तियां के बारे में अगर हम देखें, सो विनय मोहन क्वात्रा को भारत के नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ये है विनय मोहन क्वात्रा और इनको विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष है KN व्यास के कार्यकाल में 1 साल की वृद्धि कर दी गई है। हियर यू कैन सी KN व्यास है ये, और ये वर्तमान में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के क्या है? चेयरमैन है। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन की कार्यकाल में 1 वर्ष की बढ़ोतरी की गई है। इनके अलावा जो आपको ध्यान में रखना है कि विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पुनर्नियुक्त किए गए हैं, यानी रीअपॉइंटेड किए गए हैं। विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष कौन है? तो विजय सांपला है। अगला जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है, यहाँ देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुमन कुमार बेरी को नीति आयोग के उपाध्यक्ष बना दिया गया है। जो राजीव कुमार है इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया और ये 2017 से उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के, इन्होंने त्यागपत्र दिया। इनके त्यागपत्र देने के बाद सुमन कुमार बेरी को नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बना दिया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? सो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इसलिए श्री नरेंद्र मोदी स्वयं ही नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष है। सो आपको याद रखना है सुमन कुमार बेरी का नाम, जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है वो डॉक्टर मनोज सोनी का। डॉक्टर मनोज सोनी क्यों? डॉक्टर मनोज सोनी को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये हैं मनोज कुमार सोनी और इनको संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यूपीएससी के नए चेयरमैन सोनी जी हैं। नेक्स्ट, इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष
रीअपॉइंट कर दिया गया है। सो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के अध्यक्ष कौन है? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज इकबाल सिंह लालपुरा। अगला जो प्रश्न है वह जनरल मनोज पांडे। जनरल मनोज पांडे को भारतीय थल सेना का नया चीफ बना दिया गया है। सो जनरल मनोज पांडे को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर दिया गया है। 1 मई 2022 से बनाए गए हैं। कब से? 1 मई 2022 से। एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो यह कि थल सेना का पद संभालने वाले यह पहले इंजीनियर है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो इंजीनियर रहा हो और थल सेना के चीफ यानी थल सेना के प्रमुख के रूप में कार्य किया हो तो उनका नाम है जनरल मनोज पांडे। इसके साथ ही थल सेना के उप प्रमुख भी अपॉइंटेड हुए हैं। तो थल सेना के उप प्रमुख के रूप में बी सोमशेखर राजू, ठीक है, बी सोमशेखर राजू को थल सेना का उप प्रमुख बनाया गया है, यानी वाइस चीफ बनाया गया है थल सेना का लेफ्टिनेंट जनरल बी सोमशेखर राजू को। याद रखिएगा, बी सोमशेखर राजू जो है वाइस चीफ है आर्मी के, वहीं जनरल मनोज पांडे जो हैं, जनरल मनोज पांडे चीफ बनाए गए हैं और ये इंजीनियर हैं। इसके बाद जो आपको याद रखना है, के बिरला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान। ठीक है, के बिरला के द्वारा जो सरस्वती सम्मान है उसे अवार्ड कर दिया गया है और 31वां सरस्वती सम्मान था और ये दिया गया किसको? प्रोफेसर रामदास मिश्र जी को। प्रोफेसर रामदरस मिश्र, माफ कीजिएगा, प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। सो प्रोफेसर रामदरस मिश्र को इनकी कविता का संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। किसके लिए? इनके कविता का संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया। और आपको मैं बता दूं कि जो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान है, इसकी शुरुआत 1991 में किया गया था। 1991 में इसकी किया गया था और पहली बार किसको दिया गया था? पहली बार यहाँ देखिएगा हरबंस राय बच्चन जी को दिया गया था। 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था। 1991 में हरबंस राय बच्चन की आत्मकथा के लिए पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के महान साहित्यकार हरबंस राय बच्चन को आत्मकथा के लिए दिया जाता है, राइट। और 2021 का जो सम्मान दिया गया रामदरस मिश्र मैं तो यहाँ हूँ, इनका कविता का संग्रह है, याद रहेगा। बिहारी पुरस्कार फाउंडेशन का 2021 का जो 31वां बिहारी पुरस्कार है, इसे ही के बिरला पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। राजस्थान के मधु कांकरिया को दिया गया। किसको? राजस्थान के मधु कांकरिया को दिया गया और इनका उपन्यास है हम यहाँ थे के लिए। किसके लिए? हम यहाँ थे। नोवेल एक लिखा है इन्होंने जिनका नाम है हम यहाँ थे। देर आफ्टर आपको याद रखना है पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया। तो बस इतनी चीजें याद रखिएगा कि दीनानाथ फाउंडेशन के द्वारा स्वर सामग्री लता मंगेशकर की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा स्थापित पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 24 अप्रैल 2022 को दिया गया, राइट। अब आपको याद रखना है ग्रेमी पुरस्कार। तो बस याद रखना है कि ग्रेमी पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, तो यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। निधन की अगर हम बात करें तो जो इंपॉर्टेंट है वो किरोड़ी सिंह बैंसला। किरोड़ी सिंह बैंसला जो है राजस्थान में गुर्जर आरक्षण संघर्ष के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। अब आपको ध्यान में रखना है कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स एंड डेज। कुछ इंपॉर्टेंट डेज की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सिर्फ हम कवर करेंगे। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में 7 अप्रैल को। उसके बाद 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में। इसके अलावा 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती। ये 3 चीजें याद रखिएगा। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती। इनफैक्ट 4 आपको अप्रैल से याद रखना है। यहाँ पर देखिए 22 अप्रैल याद रखिएगा पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ये 4 चीज आप याद रखिए। अब जो बुक से आपको एक बुक अप्रैल से जो आपको याद रखना है यहाँ से इस जून के मैगजीन से, वो है रामचंद्र गुहा के द्वारा। ये रामचंद्र गुहा जो है हिस्टोरियन है और इनके द्वारा एक पुस्तक है रेबल्स अगेंस्ट द राज। रेबल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। रेबल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर फॉर इंडियाज फ्रीडम जो है दैट इज रिटन बाय द रामचंद्र गुहा। इसको आपको याद रखना है।
इसके अलावा अब देखिए यहाँ पर कुछ मिसलेनियस जो करंट अफेयर्स है। आहार 2022, आहार 2022 है क्या? आहार 2022 अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य की एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। आहार 2022 का आयोजन जो कि नई दिल्ली में प्रगति मैदान में 26 से 23 अप्रैल को बीच में हुआ था। तो बेसिकली यह प्रदर्शनी था किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य की एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी था। 9वें सिख गुरु, सिख के 9वें जो गुरु है गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। तो स्मारक सिक्का और डाक टिकट जो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व के अवसर पर जारी किया गया। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर भी स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। यहाँ पर देखिएगा दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना के 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भी वर्ष भर में कार्यक्रमों की शुरुआत की गई और 1 मई 2022 से हुई है और इस उपलक्ष्य में 1 मई को आयोजित समारोह में 100 रुपये का स्मारक सिक्का और एक स्मारक डाक टिकट उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा जारी किया गया। शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में यह एक पुस्तक भी जारी किया गया है।